डॉक्टर कुंदन हियर। और हम आपको एक इम्पॉर्टेंट कंडीशंस बताएंगे और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के बारे में। आप इसको यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हमारे पास जो ये हो रहा है ये सर्वाइकल ट्रैक्शन है और ये सर्वाइकल ट्रैक्शन मशीन है जिसमें कि हम ये 7 मिनट का दिए हुए हैं और ये देखिए धीरे धीरे ये पुल कर रहा है और ये रिलीज़ कर रहा है। तो इसका क्या बेनिफिट्स होता है और पेशेंट को कैसे ये फ़ायदा होता है ये ट्रैक्शन, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब इनका को बंद कर दें आप, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम बताएंगे आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के बारे में, को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस और इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, ये तीनों कंडीशंस आज के तारीख में पेशेंट में आपको अलग अलग मिलते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस क्या है कि आप यह देख रहे होंगे, मैंने एक छोटा सा एक रफ डायग्राम बनाया है, ज़्यादा अच्छा डायग्राम, एक रफ डायग्राम है जी। हमारा जो गर्दन की जो हड्डी होती है जिसमें कि C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है और एक वर्टिब्रा दूसरे से एक डिस्क से जुड़ा हुआ है और दोनों डिस्क के बीच से ये नर्व रूट निकलते हैं जो कि एक आर्म देख रहे हैं, इसमें आर्म में भी कुछ नर्व्स जा रहे होते हैं, इधर से निकलते हैं और कुछ फाइबर्स इधर से भी जाते हैं, कुछ फाइबर इधर भी जाते हैं और फिर डिफरेंट एरियाज़ में ये जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे होंगे ये बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, बीच में इंटर वर्टिब्रल डिस्क, और ये जो डिस्क जब ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस खासकर इसको देखा गया, यदि कॉजेज़ की बात करें तो ओवर एज या ओल्ड एज एक बहुत बड़ा कारण है। जब पेशेंट 60-70 साल का हो जाता है तो यहाँ पे कभी कभी इस पे एक्स्ट्रा बोन्स ऐसे बन जाते हैं कभी कभी, जिसको हम लोग ऑस्टियोफाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसको लोग ऑस्टियोफाइट भी बोलते हैं, ऑस्टियोफाइट्स भी बोलते हैं, या हम लोग हिंदी में बोले तो एक एक्स्ट्रा बोन बढ़ जाता है। ये जो बोन होता है जो ग्रो कर जाता है, ये जो यहाँ से जो नर्व रूट निकल रहा है, इस नर्व रूट को, ये जो नर्व रूट को कंप्रेस करने लगता है। कभी कभी यहाँ पे कोई ट्रॉमा हो जाता है या कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है या कोई हिट इंजरी हो जाता है या गर्दन का एक्सेसिव फोर्स नेक पे लग जाता है या मसल सराउंडिंग्स का काफ़ी थिक हो जाता है या समटाइम्स ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन काफ़ी वीक हो जाते हैं, पोरस हो जाते हैं, विटामिन डी की कमी हो जाती है। देयर आर मल्टीपल काउजेस, जिससे कारण क्या होता है कि ये कभी कभी ये जो आप देख रहे हैं दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, ये जो दोनों वर्टिब्रा है ये वर्टिब्रा डिस्टेंस है, मगर इसका डिस्टेंस कम हो जाता है और ये थोड़ा सा बहुत नज़दीक हो जाता है और ये दब जाता है, इस तरह से क्लोज आ जाता है। तो क्लोज आने के कारण ये जो नर्व और ज़्यादा कंप्रेस होने लगता है और जब ये नर्व कंप्रेस होता है तो नेचुरली जो आर्म की ओर जो हमारी जो नर्व फाइबर आ रहे होते हैं वो वहाँ पे दबने लगते हैं और पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन फील होने लगता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस में पेशेंट 3-4 कंप्लेंट जरूर करेगा सर कि हमें आंखों में अंधेरा आ रहा है, हमारे हाथ अंगुलियों में कमजोरी महसूस हो रही है, हमें ये झंझनाहट लग रहा है। चूँकि झंझनाहट यहाँ के कंप्रेशन होने के कारण ही होती है। कभी कभी क्या देखा गया है कि यहाँ पे डिस्क में भी ऐसे करके एक बल्जिंग भी आ जाते हैं। तो ये बल्ज जो हो जाता है, ये जो बल्जिंग आ जाता है, ये ज़्यादा ही डेंजरस होता है और इसमें पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होता है। और ये बल्जिंग जब आने से यहाँ के जो नर्व फाइबर है उसको ज़्यादा ही कंप्रेस करना शुरू कर देता है और डिस्क बल्ज, इसको भी यहाँ कहते हैं डिस्क बल्ज भी देखा गया है। यहाँ पे डिस्क बल्ज हो जाता है या सर्वाइकल डिस्क बल्ज भी बोला जाता है, समटाइम्स सर्वाइकल डिस्क बल्ज एक कॉमनली तौर पे देखा गया। ये एक सीरियस फॉर्म होता है जिसमें देख रहा हूँ यहाँ पे बन जाता है और इससे परेशानी को और ज़्यादा होता है, पेन काफ़ी ज़्यादा होता है हाथों में और कभी कभी धीरे धीरे हाथों में नमनेस और वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। आर्म वीकनेस का भी पेशेंट कंप्लेंट करने लगता है। ये ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे आर्म वीकनेस होने लगता है। फिर पेशेंट को गिडीनेस का प्रॉब्लम आने लगता है, चक्कर भी आने लगते हैं, पेशेंट को गिडीनेस भी होने लगता है और ये सब बहुत कॉमन है। और कभी कभी ये जो वर्टिब्रा है आप दोनों देख रहे होंगे एक अलाइनमेंट में, कभी कभी ये आगे पीछे भी हो जाता है, तो इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोरेट्रोलिस्थेसिस के भी नाम से जाना जाता है। ये एक और ही चैलेंजिंग केस है। तो ये ज़्यादातर अब कॉमन स्पॉन्डिलाइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्पॉन्डिलोलिसिस में जो वर्टिब्रा जो होता है वो लाइसिस मतलब थोड़ा सा डिजनरेशन हो जाता है और
बताया जैसे कि रेट्रोलेसिस में बैकवर्ड ये जो वर्टिब्रा है पीछे की ओर इधर की ओर डिस्प्लेस हो जाता है, और स्पोंडेस जो लैस्थेसिस में ये फॉरवर्ड की ओर आगे चला जाता है। तो ये एक प्रकार का, इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जनरली ये पेशेंट में। अब फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में हमने आपको देखा था कि हमने क्या क्या हम करते हैं, जिसमें कि मेन है हमें थोड़ा सा स्टैटिक नेक एक्सरसाइज। आप दिखाइए थोड़ा सा यहाँ पे निकेत इनको, खास करके जो रेट्रोलेस्थेसिस और स्पॉन्डिलोलाइसिस का केस नहीं होना चाहिए, इस केस में नहीं, मगर स्पॉन्डिलाइटिस और स्पॉन्डिलोलाइसिस के केसेस में आप स्टैटिक नेक से थोड़ा सा मसल्स को, नेक मसल्स को देखिए, थोड़ा सा रिलीज करना है। पहले धीरे धीरे आप इसको, हम ऐसे धीरे धीरे आप देख सकते हैं, पहले स्लोली आप, मगर ये रेट्रोलेस्थेसिस और स्पॉन्डिलोलाइसिस में ये एक्सरसाइजेस ना दे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस के केस में, और इसमें कि कंप्रेशन हो जाता है, जिसमें भुट्टा दब जाता है, वहाँ पे आप ये एक्सरसाइज दे सकते हैं, जिसमें स्टैटिक नेक एक्सरसाइजेस पेशेंट को बोलेंगे यहाँ पे हाथ रख के प्रेस करें, नीचे प्रेस करें, यहाँ पे होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे, छोड़िए, ऐसे 5 टाइम्स नीचे करें, फिर लैटरली करें, नीचे प्रेस, इधर इस साइड, इधर नहीं इस साइड जिधर हमारा हाथ है, इधर प्रेस करेंगे, रोकेंगे थोड़ा सा, फिर छोड़ेंगे। इसको आराम से स्मूथली अच्छे से करना, फिर इधर करें। ये स्टैटिक नेक एक्सरसाइजेज हैं, देख रहे होंगे, और करेंगे। फिर पीछे प्रेस करें, ये पीछे भी प्रेस करना है, प्रेस छोड़े आप, फिर ये फॉरवर्ड आगे भी करें, ये देखिए अच्छे से, ये यस, नीचे करें, डाउन, नीचे प्रेस करें। हाँ, तो ये आप देखें कि हमने स्टैटिक नेक एक्सरसाइजेस किया, जिससे ये सारे जो यहाँ पे वर्टिब्रा पे जो कंप्रेशन है, तनाव बनता है, वो काफ़ी हद तक। उसके बाद में साथ में थोड़ा सा आप साथ में ये शोल्डर मोबिलाइजेशन भी आप दे, ताकि इधर के जो भी स्टेरनोक्लेविड मस्टोइड मसल्स हैं जो टाइट हो जाते हैं, ये मसल्स जो होते हैं ये टाइट हो जाते हैं, ये मसल रिलीज हो, इसीलिए आप स्टेरनोक्लेविड थोड़ा सा शोल्डर मोबिलाइजेशन भी जरूर करें, ताकि ये भी ग्रेजुअली स्टिफ हो जाता है, जिसके कारण इधर ब्लड सप्लाई और की कमी होती है, और ये भी एक कारण चक्कर का इस्चेमिक कारण बनता है। तो दोनों साइड से आप बायलैटरल शोल्डर मोबिलाइजेशन भी, आप देखिए इनका पेशेंट का देखिए लॉक है, काफ़ी शोल्डर दोनों साइड से लॉक है, जिसके कारण ये पेशेंट को काफ़ी परेशानी होती है। देन आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग्स भी आप दें, नेक मसल्स का होल्ड करके, इधर से भी आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग्स दें, और अपवर्ड्स स्ट्रेचिंग्स दें, बैकवर्ड ऐसे स्ट्रेचिंग दें। उसके बाद आप पेशेंट को हार्ट पैक थेरेपी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, टेंस थेरेपी, लेज़र थेरेपी, सॉफ्ट टिश्यू मसाज थेरेपी, और डीप निडलिंग्स, जो थंब का जो निडलिंग है, इससे भी आप यहाँ पे नेक पे, आप बैक दिखाइए, इधर बैक साइड से यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे देखिए, आप ये थंब का इस्तेमाल करके आप इसको नीडिंग बोल सकते हैं, थंब नीडिंग, जिससे कारण जो भी वर्टिब्रा में जो टाइटनेस है या कंप्रेशन है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन काफ़ी मिलता है, और अच्छे से आप डीप निटिंग करें, थोड़ा सा ये फ्रिक्शन मसाज करें दोनों फिंगर से, जो पार्टिकुलर्स जो पॉइंट्स हैं सर्वाइकल स्पाइंस के, उसको आप करके और इस पेरिफेरी मसल को रिलैक्स करने का काफ़ी कोशिश करें। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन था, जनरल फिजियोथेरेपी था, और ऐसा पेशेंट को 10 दिन अपने क्लिनिक में बुला करके या 15 दिन भी कर सकते हैं। फिर आप पेशेंट को होम थेरेपी के लिए गाइड कर दें कि मरीज अपने घर में इसको काम करते रहे। जो मेरा अनुभव है 15 से 20 सालों का, ऐसे मरीजों में तकरीबन 70% to 80% पेशेंट को ज़रूर से ज़रूर रिलीफ मिलता है। थैंक यू व्यूअर्स, ये एक हमारा जनरल अनुभव था, एक जनरल स्केच आउट आइडिया था। ये 10 मिनट का वीडियो में नहीं है कि सारा कुछ मैं पढ़ा दूँ, मगर एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस के बारे में एक थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको अवेयरनेस था। थैंक यू।